Assalamu alaikum, welcome back to Vertical Classes. Today we will discuss the part number second of electricity chapter. This is this chapter is the part of our syllabus telecommunication GKP constable. So let us begin with the remaining topics. The topic number first is today's laws of electromagnetism. हमने वहाँ पे कंप्लीट किए थे जो पहले पोर्शन जो था हमने पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट किया. आज हम सेकंड पार्ट में अदर पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. लेट अस स्टार्ट. लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की लॉज. बिफोर गेटिंग टू द लॉज वी विल डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम डिफाइन करते हैं इंटरैक्शन. इट इज़ एक्चुअली द इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ किसका, ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल. ये इंटरैक्शन होती है, आपस में इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसका, एक चार्जड पार्टिकल का. एक चार्जड पार्टिकल का जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट करे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज caused by the presence of electrically charged particle. जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिकली चार्जड हो तभी उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है. अगर कोई पार्टिकल चार्जड है, इफ़ इट इज़ इन स्टेशनरी, अगर ये स्टेशनरी पोजीशन में है, स्टैटिक पोजीशन में है, मूवमेंट उस चार्जड पार्टिकल की नहीं है, तो देन उसके पास सिर्फ एक ही फील्ड होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर ये पार्टिकल इफ़ इट इज़ इन मोशन, अगर इस पार्टिकल ने इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, देन इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट होता है. सो दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज काज्ड बाय द चार्जड पार्टिकल व्हेन इट इज़ इन मोशन. दैट मीन्स इसकी रिक्वायरमेंट है पार्टिकल इन मोशन होना चाहिए. सो दैट इज़ वाई वहाँ पे एग्जिस्ट होगा दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड. इन दोनों फील्ड की इंटरेक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अगर हम बात करें इसके बाद, द इंटरेक्शन ऑफ दीज फील्ड रिजल्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. वही जो मैं अभी तक बोल रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इस फिनोमेना को एक एक फिजिकिस्ट साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टर्ड. इसने इस फिनोमेना को पहले डिस्कवर किया. इसने एक एक्सपेरिमेंट किया. आप देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट क्या था. हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई. इलेक्ट्रिसिटी इसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया एक कंडक्टर के थ्रू. इसने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया एक कंडक्टर के थ्रू. आप देखिए यहाँ पे इसने दो बार इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में पास कराया एक कंडक्टर के थ्रू. पहली बार जब इसने पहला पार्ट किया, इसने एक कंडक्टर को, यहाँ पे ये कंडक्टर है ए टू बी, ये कंडक्टर ने, इसने जब पहली बार इसको करंट पास करवाई, इसके ऊपर इसने रखा कंपास, कंडक्टर के ऊपर इसने रखा कंपास. तो इसने देखा कि कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि हमें पता है कंपास के अंदर होता है एक मैग्नेट. जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी कंडक्टर के थ्रू, ये प्रोड्यूस करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से मैग्नेट जब भी डिफ्लेक्ट होगा कंपास की नीडल, कंपास में भी और एक मैग्नेट प्रेजेंट होता है. हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, अगर लाइक पोल्स हुए तो मैग्नेट के वो रिपल करते हैं, अगर अनलाइक पोल्स हुए तब इंटरैक्ट करते हैं. दैट मीन्स कि करंट की वजह से जब करंट फ्लो हुई, ये डिफ्लेक्शन क्यों इस कंपास नीडल में दिखी, यहाँ पे इस कंपास नीडल में, यहाँ से ये एरो से दिखा रहा है, ये राइट की लेफ्ट की तरफ जा रहा है. जब करंट फ्लो हुई साउथ टू नॉर्थ, तब जो कंपास नीडल थी उसने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट किया, क्योंकि इसके अंदर, दैट मीन्स कि इसके अंदर जो मैग्नेट था उसका लाइक पोल नीचे वाले कंडक्टर ने एक मैग्नेट पोल डेवलप किया, वो दोनों लाइक आए हो गए. दैट मीन्स कंपास का अगर साउथ है तो नीचे जो करंट फ्लो हो रही थी नॉर्थ टू साउथ, उसने एक फ्रंट पे साउथ ही डेवलप किया, जिसकी वजह से रिपल होके डिफ्लेक्शन आई कंपास में. तो इसने पहले ये पार्ट किया. जब इसने दूसरी टाइम का काम क्या किया, इसने अब करंट को फ्लो करवाया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और कंपास नीडल को नीचे रख दिया कंडक्टर के नीचे. तब इसने डिफ्लेक्शन फिर से दोबारा और एक बार डिफ्लेक्शन देखी. देन ही कंक्लूडेड कि कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी उनका था ही, देन इट आल्सो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड. सो इसने इस फिनोमेना को कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. सो इसने क्या किया, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा. इसने एक्सपेरिमेंट किया. स्टेप 1 में इसने साउथ टू नॉर्थ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाई और कंपास नीडल को कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट जिस कंडक्टर से फ्लो हो रही थी उसके ऊपर रख लिया. नेक्स्ट स्टेप में उसने नीचे रख लिया कंपास को. फिर करंट को नॉर्थ टू साउथ फ्लो करवाया, नॉर्थ टू साउथ फ्लो करवाया. तब इसने दोनों बार देखा कंपास नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रही है. वाई, बिकॉज इसने फिर कंक्लूड किया कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर.
हैंस ये पहला साइंटिस्ट था जिसने, पहला फिजिक्स साइंटिस्ट था जिसने ये फिनोमेना को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देन इसके बाद आया फैराडे साहब जिसने पहला ला दिया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है। इसे हम फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो नोन एज फैराडे लॉ भी कहते हैं इसे। बेसिकली दिस इज अ बेसिक लॉ, पहला बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जो हमें दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी इंटरेक्शन पॉसिबल है। देन यहाँ पे आप देखिए, ये हमें दिखाता है हाउ मैग्नेटिक फील्ड वुड इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट टू प्रोड्यूस ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ? जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करे ये एक सर्किट में ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैंने पिछली टॉपिक में, पिछली लेक्चर में बोला कि जब चार्ज पार्टिकल एक कॉइल और कंडक्टर में फ्लो करते हैं, उनको फ्लो होने के लिए एक फोर्स चाहिए, उसको हमने कहा वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ और इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस। दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सॉरी। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करके एक फोर्स प्रोड्यूस करे, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का पहला लॉ क्या बोलता है? इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया, इसने एक कंडक्टर लाया, उसको कनेक्ट करवाया, एक उसके साथ एक सेंसिटिव एमीटर रखा। मैंने परसों आपको बोला एमीटर यूज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। फैराडे साहब ने क्या किया, इसने एक कॉइल लाई, इस टाइप की कॉइल को पिछली बार मैंने आपको बोला था इसे हम हेलिक्स टाइप बोलते हैं। जब हम कंडक्टर को रैप करते हैं इस शेप में, इसको हेलिक्स भी बोलते हैं और सोलिनॉइड भी बोलते हैं। तो तो फैराडे ने क्या किया, इसने इसके साथ एक सेंसिटिव एमीटर कनेक्ट किया और यहाँ से बार मैग्नेट को लाया। इसने देखा जब ये बार मैग्नेट क्लोज आ रहा है इस कॉइल के पास, बार मैग्नेट क्लोज आ रहा है इस कॉइल के पास, कॉइल में करंट फ्लो होती है। ये सेंसिटिव एमीटर एक्चुअली गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जाता है ताकि स्मॉल से स्मॉल करंट को ये डिफ्लेक्शन के थ्रू हमें स्मॉल से स्मॉल करंट को ये सेंस कर पाए यहाँ पे। फिर इसने क्या किया, बार मैग्नेट को पहले करीब लाया इस कॉइल के। इसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिटेक्शन हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है, ये दिखा रहा है दैट मीन्स करंट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल। जब इसने बार मैग्नेट को पीछे लिया तो डिफ्लेक्शन कम दिखा रहा था, जब बार मैग्नेट को ज़्यादा करीब लाया तब डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही थी। तो फिर इसने इसकी बुनियाद पे दो लॉज दिए। पहला लॉ कहा इसने, जब ही हम कंडक्टर को प्लेस करते हैं एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स हो गए, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स। जब इसको हम मूव करवा रहे थे तब ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स इस कंडक्टर के पास आ रही थी और ये प्रोड्यूस कर रहा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ डेवलप हो रहा है, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्शन दिखा रही थी। जब इसमें ये गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो रही है। सो बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे ईएमएफ डेवलप हुआ, वही फोर्स जो मैं ऊपर आपको बोल रहा था जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो पहला लॉ इसने कहा कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन चेंजिंग, इसको हम मूवमेंट कर रहे हैं बार मैग्नेट को, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इफ कंडक्टर, if the conductor circuit is closed current is induced। दैट मीन्स जो ये कंडक्टर के साथ अगर ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, क्लोज्ड मीन्स स्विच इज ऑन, ऑन स्विच जब होगा, जब ये क्लोज होगा, यहाँ पे ऑन स्विच मीन्स सर्किट इज क्लोज, ऑन स्विच मीन्स सर्किट इज क्लोज। आगे हम देखेंगे ये वायरिंग में भी, जब ये क्लोज था सर्किट तब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, डिटेक्शन दिखाई ऑफ ए करंट। सो दैट मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करे वो ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एज वेल एज करंट इंड्यूस करता है इस सर्किट में, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट के नाम से यहाँ पे बोलते हैं। इसके बाद फैराडे ने यहाँ पे आप देखिए फिर से ये एक्सपेरिमेंट की फिगर, पहले इसने क्या किया, पहले यहाँ पे आप देखिए बार मैग्नेट को मूव कराया इस कॉइल में, इस सोलिनॉइड कॉइल में, हेलिक्स कॉइल में एक कंडक्टर को ये रैप करके हम इस फॉर्म में जब लाते हैं इसे सोलिनॉइड कहते हैं। जब ये मूवमेंट हुआ इनवर्ड्स तब डिफ्लेक्शन ज़्यादा थी, जब आउटवर्ड्स था डिफ्लेक्शन कम थी। यहाँ पे पहला ला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी।
डिस्कवरी ऑफ डिस्कवर्ड बाई माइकल फैराडे ने इसको डिस्कवर किया। ये दिखा रहा है डायनेमिक रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान एक डायनेमिक दैट मीन्स कि जब हम चेंज कर रहे हैं मैग्नेट की मोमेंट में, जब वेरिएशन कर रहे हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर के सामने, तभी प्रोड्यूस होता है एक इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज EMF एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट। दिस फिनोमेना इज अ फंडामेंटल टू द ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स की ऑपरेशन में यूज़ होता है। दैट मीन्स जनरेटर में यही मेथड यूज़ होता है। दैट मीन्स जब हम वेरी करते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर में, तभी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। सो वो हम जनरेटर घर में भी यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर में भी यूज़ होता है और बहुत सारी क्रूशियल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ होता है। जनरेशन में यूज़ होता है और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में फैराडेज लॉ का यूजेज होता है। सो क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसफार्मर में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ऑफ इंडक्शन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क करता है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए होंगे। सो अकॉर्डिंगली आप चूज़ करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ स्टेट्स दैट फैराडेज सेकंड लॉ क्या बोलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड EMF दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमने पढ़ा, ये कॉइल में इज इक्वल टू किसके बराबर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक कॉइल में किसके बराबर है, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज दैट मीन्स जितनी मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइन्स जिनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस करती है, जितनी ये वेरी हो रही है उतनी वेरिएशन होगी EMF में। जितने ये क्लोज आ रही है लाइनस इस कंडक्टर के सामने, वहाँ पे हमने देखा उतना ही चेंज होगा EMF में। और उसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं E दैट मीन्स E इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस d∅dt। E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। हमने पिछली बार देखा फाई हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, फाई डिनोट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइनस पास हुई एक एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया में, उसको हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स, इसी फ्लक्स की चेंज होने पे हम कहते हैं कि कितना इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, जितना चेंज ये होगा उतना इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे लेंस लॉ ने फिर एक्सप्लेन की व्हाट इज दिस नेगेटिव साइन, फॉर व्हाट रीजन नेगेटिव। सो नाउ व्हाट इज लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ एक्चुअली हमें बोलता है इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट जो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल में प्रोड्यूस हुई उसकी डायरेक्शन बोलता है। उससे पहले हम इसको एक्सप्लेन करें, आप यहाँ पे एक रूल जानिए, राइट हैंड रूल क्या कहता है। राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर कोई हमारे पास कॉइल है, इसके थ्रू अगर कोई करंट फ्लो होती है एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड थंब हैंड रूल के मुताबिक आप अपनी फिंगर्स को कर्ल मानिए, कर्ल उनकी डायरेक्शन फिंगर्स, अगर आपकी फिंगर्स ऐसी है और ये आपका थंब है, ये आपका थंब है, ये थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, MFD मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, और ये कर्ल करेगी रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ करंट। अगर आप ये कॉइल मानोगे, इसके थ्रू एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो होगा आउटवर्ड्स, और ये पोल डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है आउटवर्ड्स जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स आउट जा रहा है यहाँ से, ऐसे ये कॉइल एक है। सो ये जो पोल यहाँ पे डेवलप करेगा जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा, और वाइस वर्सा में जब क्लॉकवाइज फ्लो होगी करंट तब यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा। ये राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पे लेंसेज ला देखिए कैसे हमें बोलता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट, उसकी डायरेक्शन कैसे बोलता है ये लेंसेज ला, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हम किसी कॉइल के सामने लाते हैं। यहाँ पे देखिए पहले स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह है और कॉइल भी अपनी जगह है, अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है इस बार मैग्नेट का, इस मैग्नेटिक फील्ड का। सो उस टाइम कोई करंट नहीं इंड्यूस हो रही इस लूप में, नो करंट इन दिस लूप। नाउ जब हम मैग्नेट को मूव करेंगे नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स दिस कॉइल, इस कॉइल के सामने लाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होना स्टार्ट करेगी और इस कॉइल में जनरेट होगा एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगी, उसकी वजह से इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगी और करंट डेवलप होगा। अब उसकी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, लेंसेज लॉ के मुताबिक जो इस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है इंड्यूस्ड EMF को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये मैग्नेट, और कौन सा मैग्नेट का पोल, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस कर रहा है इसमें इंड्यूस्ड EMF। ये बोल रहा है लेंसेज लॉ इंड्यूस्ड EMF ऐसे जनरेट होगा इस कॉइल में, ये इसके प्रोडक्शन जो इसको प्रोड्यूस करे उसको अपोज करेगा, दैट मीन्स जो उसका साथ दे रहा है उसी को अपोज करेगा। सो इसमें किस टाइप क्या यहाँ पे होना चाहिए, कौन सा पोल जनरेट होना चाहिए जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप होगा।
तो जब जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में जाएगा तो यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो की, जो ही एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो की यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा। सो नॉर्थ पोल विल अपोज नॉर्थ पोल, दोनों पोल्स लाइक पोल्स रिपल करते, सो इट विल ट्राई टू अपोज दिस काज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, दैट इज नॉर्थ पोल को ये अपोज करेगा। सो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट डेवलप होगी। नेक्स्ट सिनेरियो में जब हम इसे मूव आउट करा रहे होंगे इस मैग्नेट को, जब ये मैग्नेट दूर जा रहा होगा इस कॉइल से, तो तब भी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट फ्लो की कम ही होगी, बट होगी तो ज़रूर इसमें फ्लो। सो उस टाइम भी ये अपोज करेगा इसके दूर जाने को। तो जब ये अपोज करेगा इसके दूर जाने को, दैट मीन्स इट शुड अट्रैक्ट नाउ, ताकि ये अपोज करे। ये तो दूर जा रहा था, अभी दूर जाने को अपोज करने के लिए इसमें दूसरा फील्ड डेवलप होगा। यहाँ पे डेवलप होगा साउथ पोल। साउथ पोल जब डेवलप होगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हम इसे अभी दूर ले जा रहे थे। सो इट विल अपोज द काज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। यहाँ पे करंट इस टाइम क्लॉकवाइज फ्लो की, तभी यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा। अब हमें पता चला लेंज़ेस लॉ के मुताबिक जब ये अपोज करेगा यहाँ पे, दैट मीन्स करंट इज क्लॉकवाइज, उसकी डायरेक्शन पता चली, ईएमएफ की डायरेक्शन पता चली। जब ये क्लॉकवाइज करंट हो रही है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज थी, पहले पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज थी, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे थी एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स हमें करंट की डायरेक्शन पता चली, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पता चल गई उसकी डायरेक्शन। ये था लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ के बाद आता है हमारा और एक इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ बोलता है सिंपली मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, अगर कोई क्लोज्ड पाथ है आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे एक क्लोज्ड पाथ है, ये क्लोज्ड पाथ है, इसके थ्रू आप करंट फ्लो करा रहे, करंट फ्लो करा रहे। जब करंट फ्लो करा रहा है, आपको पता है जब करंट किसी क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड कॉइल में फ्लो करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे। एम्पियर्स सर्किट लॉ ने यही बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितने मैग्नेटिक, यहाँ पे देखिए इसने बोला ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी उसी क्लोज्ड लूप की वजह से, जब क्लोज्ड लूप में करंट फ्लो हुआ वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उसकी कितनी डेंसिटी होगी वो हमें एम्पियर्स सर्किट लॉ ने बोला। वो बोला एम्पियर्स सर्किट लॉ ने, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ, आप इंटीग्रेशन करिए उसी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को उसी क्लोज्ड पाथ में, वो होगी प्रोडक्ट ऑफ करंट, करंट का प्रोडक्ट इनटू म्यू नॉट, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ दैट पाथ, कितना एलो कर रही है फ्लक्स को फ्लो होने में, उसी को हमने परमेबिलिटी भी कहा था। कितना एलो कर रही है फ्लक्स को पास होने में कोई स्पेस कोई मीडियम, उसको परमेबिलिटी बोलेगी उस स्पेस के लिए। सो एम्पियर्स लॉ के मुताबिक जो ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दैट स्मॉल पाथ क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ। ये है एम्पियर्स सर्किट लॉ। एम्पियर्स सर्किट लॉ के बाद और एक इम्पॉर्टेंट लॉ आता है, वो है बाइट-स्वेटिस लॉ। बाइट-स्वेटिस लॉ के मुताबिक यहाँ पे आप देखिए बाइट-स्वेटिस लॉ क्या बोल रहा है। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसके थ्रू करंट पास हो रही है, जब करंट पास होगी कंडक्टर के थ्रू, ये आसपास अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइनस है, ये डेवलप करेगा मैग्नेटिक फील्ड। आप बोल रहा है ये बाइट-स्वेट लॉ, इस कंडक्टर की वजह से अगर कोई पॉइंट इसके जोन में आ गया, इसके मैग्नेटिक फील्ड जोन में आ गया, उस पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, इस कंडक्टर के थ्रू जितनी करंट पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, उसकी वजह से यहाँ इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमें दिया किसने, बाइट-स्वेटिस लॉ। इसके मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड पॉइंट, कंडक्टर और इस पॉइंट के दरमियान इसकी डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर है, इसकी स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बी से डिनोट करेंगे वो बराबर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके बराबर, लेंथ और करंट फ्लो कितनी उस कंडक्टर में हो रही है। इसने फिर इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा बाइट-स्वेट के मुताबिक, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड स्मॉल डिस्टेंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये डीएल कंडक्टर की लेंथ है, प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इनटू डीएल, उसकी लेंथ का प्रोडक्ट। फिर ये जो साइन और ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये जब प्रोपोर्शनलिटी थी उसकी वजह से उसको चेंज करके ये कांस्टेंट टर्म्स आई है प्रोपोर्शनलिटी को हटा के, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको रिप्रेजेंट कर रही है उस प्रोपोर्शनलिटी। जब यहाँ इस साइन को चेंज किया गया यहाँ पे, तब जाके हमें एट द एंड इक्वेशन में मिला म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डिवाइडेड 4 पाई इंटू आई डी एल साइन ऑफ थीटा आर स्क्वायर। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट, हमें बोलता है बाइट-स्वेटिस लॉ। सिंपली इक्वेशन बोली जा सकती है,
कौन सी इक्वेशन है बार्ट-स्टुअर्ट लॉ की, या बोलेगी बार्ट-स्टुअर्ट लॉ ने क्या बोला, उसने सिंपली बोला करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये बार्ट-स्टुअर्ट लॉ ने हमें बताया। इसके बाद है मैक्सवेल्स लॉ। मैक्सवेल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जिसने मैक्सवेल ने लॉज दिए, वो एक्चुअली उसकी 4 इक्वेशंस हैं जिनको हम मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। दे समराइज, एक्चुअली उन्हें समराइज क्या किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो बेसिक प्रिंसिपल है उनको समराइज किया, निचोड़ उनका निकाला। डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंटरेक्ट एंड प्रोपागेट करते हैं, ये मैक्सवेल्स इक्वेशन बोल रही है। यहाँ पे 4 मैक्सवेल की इक्वेशन है, इंटीग्रल और डिफरेंशियल, दैट मीन डिफरेंशिएशन करके उनकी फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म कैसे और इंटीग्रल फॉर्म कैसे है। पहला जो लॉ उसने दिया, पहली इक्वेशन मानिए गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गॉसेस लॉ को थोड़ा मॉडिफाई किया, इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोजर सरफेस में कितना होता है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना चार्ज है उस सरफेस के अंदर। जैसे मैंने पिछली बार आपको बोला, अगर कोई कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, वो डिपेंड करेगा कितने चार्ज वहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स कितना है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस में उतना होगा जितना वहाँ पे चार्ज अनक्लोज है, कितना चार्ज है उस सरफेस के ऊपर। अगर क्लोज्ड सरफेस यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे यहाँ निकलेगा, उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस में होगा। दैट मीन मोर इलेक्ट्रिक चार्ज मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देन। इसकी इक्वेशन इसने लिखी मैक्सवेल ने, ये याद रख लेना। यहाँ पे इसको 1-2 बार रिपीट करके लिख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर स्मॉल सरफेस ए, मानो एक स्मॉल सरफेस, वो होगा बराबर चार्ज एनक्लोजर चार्ज हो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिविटी ऑफ दैट स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। सो ये होगा उसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद है मैक्सवेल के बाद दूसरा मैक्सवेल का इक्वेशन और लॉ, दैट इज गॉस लॉ मैग्नेटिज्म। जो गॉस ने मैग्नेटिज्म का लॉ दिया तो उसको मॉडिफाई इसने किया। इसने कहा स्टेट इज दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोजर सरफेस के थ्रू जीरो होता है, अगर आपके पास कोई क्लोजर सरफेस, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की तब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होता है, बट यहाँ पे इसने कहा किसी क्लोजर सरफेस, अगर हमारे पास कोई क्लोजर सरफेस है, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू जीरो है, वहाँ पे कोई मानोपोल नहीं होगा, मैग्नेटिक पोल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्लोजर लूप बनाती है, वो किसी प्लेस के थ्रू पास नहीं हो सकती, किसी क्लोजर सरफेस में नहीं हो सकती है। दैट मीन्स अगर ये मैग्नेट है तो ये क्लोजर लूप बनाता है, ये इसके बाहर निकल सकता है, अंदर क्लोजर लूप में ओनली क्लोजर लूप में एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक पाथ बनाती है, वो पाथ फैल सकती है बट एक क्लोज सरफेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। दैट मीन्स यहाँ पे ज़ीरो होगा। इसी वजह से इसने दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे देखिए आप, सेकंड, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए क्लोज सरफेस इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो होगा चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा किसी क्लोज्ड सरफेस में। सिंपली आप इतना याद रखें। सेकंड जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है मैक्सवेल का, वहाँ पे मैक्सवेल बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। नाउ थर्ड लॉ है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे हमने देखा जब भी हमने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को एक कॉइल के पास लाया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा था। ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, ये फैराडे के लॉ ऑफ इंडक्शन में एक्सप्लेन किया गया। और फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन हमारे एप्लीकेशंस उसकी बहुत सारी है, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में कैसे डेवलप होता है, जनरेटर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, ट्रांसफार्मर से कैसे अप और डाउन वोल्टेज का होता है, वो सब फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में हमें एक्सप्लेन किया गया है। ये एक्चुअली मैक्सवेल यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा, और वो कैसे फिर यूज़ होगा इन प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर और ट्रांसफार्मर में। ये हमें बोला किसने, फैराडे ने। वायर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस वोल्टेज, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही वोल्टेज इंड्यूस करता है किसी कॉइल में, जिसकी बिना पे फिर करंट भी फ्लो होती है। अगर आप देखोगे इसकी थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए स्मॉल लेंथ, फॉर एग्जांपल लेंथ एल है किसी कॉइल की, उसकी वजह से कितना ना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, वो होगा बराबर चेंज, कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ उस एरिया में, उस स्मॉल एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। देन उसके बाद हमारे पास है फोर्थ, दैट इज़ लास्ट लॉ ऑफ मैक्सवेल, दैट इज़ मैक्सवेल ने करेक्ट किया एम्पियर्स लॉ के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड में इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल पाथ, फॉर एग्जाम्पल डी ए और डी एल इज आवर स्मॉल पाथ, वो होगा बराबर म्यू नॉट, उसकी परमिटिविटी इंटू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड म्यू नॉट, कितनी करंट और फ्लो हो रही है उस एरिया से। यहाँ पे इसने इसको मॉडिफाई करके क्या बोला, इसने एडिशनल टर्म ऐड की जो कि हमें बोल रही है चेंज कितना हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर टाइम।
जो कि हेल्पफुल है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपगेशन, वेव प्रोपगेशन में हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर आप देखोगे इसकी इक्वेशन भी यहाँ पे एडिशनल पॉइंट है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेल ई डिवाइड बाई डेल टी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर टाइम चेंज हुआ ये हमें बोल रहा है। मैक्सवेल जब इसने मॉडिफाई किया एम्पियर्स सर्किट लॉ को मॉडिफाई किया, इतना ही था एम्पियर्स सर्किट लॉ, ये एडिशनल पोर्शन है मैक्सवेल की जो इसने इसको मॉडिफाई किया। उसने कहा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, ये मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया एम्पियर्स सर्किट लॉ को। इसके साथ ही हमारा फोर्थ लॉ भी कंप्लीट होता है। जो भी ये चार लॉज है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने में यूज़ होता है। ये हमें इंटरेक्शन दिखाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। नाउ इसके बाद है वायरिंग। सिंपली अगर आप देखोगे वायरिंग को, ये इलेक्ट्रिक केबल्स होती है, इंस्टॉलेशन होती है जो हमारे घर में यूज़ होती है ताकि पावर और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इफेक्टिवली हो। लाइक हमारे पास पावर और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स क्या होते हैं घर में, हमारे पास फ्यूजेस होते हैं, स्विचेस होते हैं, सॉकेट्स घर में लगे होते हैं, लाइट्स, फैंस, जहाँ पे पावर और एनर्जी का इस्तेमाल होता है या जहाँ से हम एक्सेस करते हैं। Associated with electrical structures and manners, so electricity associated with electricity in a structured manner for a seamless power supply। ये वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी से वाबस्ता होती है एक स्ट्रक्चर मैनर में ताकि पावर फ्लो बहुत ही इजीली हो जाए पूरे सिस्टम में। इलेक्ट्रिक वायरिंग अगर किसी बिल्डिंग में की जाएगी या किसी एरिया में, वहाँ पे इसीलिए की जाएगी ताकि लोड जो है, लोड दैट मीन्स एप्लियंस जो आप इलेक्ट्रिक पॉइंट्स आपके पास होते हैं सॉकेट्स घर में, वहाँ पे आप कोई भी एप्लियंसेस यूज़ करते हैं, उसका बेटर डिस्ट्रीब्यूशन और बेटर कंट्रोल के लिए हम इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग इज़ नथिंग, ये केबल एक जाल होता है, केबल्स का एक जाल होता है, इंस्टॉल किया गया जाल होता है पूरे हमारे मकान या किसी भी एरिया में जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं। वहाँ पे लगे होते हैं फ्यूजेस, स्विचेस लगे होते हैं, सॉकेट्स, लाइट्स, फैंस, बहुत सारे अदर इक्विपमेंट्स। वायरिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक पावर की करती है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक पावर पहुंचता है जिसकी फिर हम यूज़ करते हैं। मोस्टली ये वायरिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पावर का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है और सस्ते दामों में भी इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स ये इसको लॉस ना ही लॉस होने देता है, ना ही अदर डैमेज होने देता है जब इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है। सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सप्लाई की, ये एक सीमलेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग। जब इलेक्ट्रिक वायरिंग होगी किसी बिल्डिंग में या किसी एरिया में, तो वहाँ पे पावर का कोई डैमेज नहीं होगा, अच्छे वे में पावर सप्लाई पहुँच जाएगी। ये है इलेक्ट्रिक वायरिंग के फ़ायदे, क्या इसकी वजह से होता है। सो इसके बाद है इलेक्ट्रिक वायर्स किसकी बनी होती है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक वायर्स आर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स आर दोज एलिमेंट जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगी। सो ये इनको हम बोल सकते हैं ये दीज आर ए सिंगल इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर या सिंगल चैनल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, उसे हम बोलेंगे वायर्स, वायर और वायर्स। सो इलेक्ट्रिक वायर्स आर नथिंग बट द कंडक्टर्स। अब हमारे पास कंडक्टर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। यूजुअली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, इनका जो कंडक्टिंग मटेरियल है ये कॉपर एलिमेंट और एलुमिनियम और कॉपर, इंडिविजुअली कॉपर होता है, उसके ऊपर शीथ होता है एलुमिनियम का रैप करके, इनसाइड नॉन कंडक्टिव कोटिंग, उसके ऊपर और एक नॉन कंडक्टिव कोटिंग होती है और प्लास्टिक कोटिंग होती है। दैट मीन्स कि कंडक्टर कॉपर और एलुमिनियम का बना होता है जनरली जो हम यूज़ करते हैं वायर्स में। जहाँ पे वायर एज द असेंबली ऑफ वन और मोर ऑफ दीज वायर्स इन डिफरेंट मैनर्स, बहुत सारी फिर इसके टाइप होते हैं। इन वायर्स को कैसे हम एक बाउंड करते हैं या साइड बाय साइड बंडल में, हमारे पास बहुत सारी टाइप्स है फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। केबल्स में इलेक्ट्रिक करंट मूव करने के लिए बहुत सारी फिर हमारे पास वायर्स के टाइप्स होते हैं। दैट मीन्स अगर आपने पढ़ा होगा कोएक्शियल केबल, बहुत सारी टाइप्स है कोएक्शियल केबल होती है जहाँ पे वायर्स अंदर उस केबल में होती है बहुत सारी। तो ये बहुत आगे बढ़ेंगे हम कोएक्शियल केबल, वहाँ पे हम फिर से इसको देखेंगे। सो दैट आपको सिंपली याद करना है कि इलेक्ट्रिक वायर्स एक्चुअली कंडक्टर्स होते हैं, ज़्यादातर कॉपर और एलुमिनियम के बने होते हैं जो कि अच्छे कंडक्टर्स है इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हमारे पास तीन टाइप के वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स जो हम घर में यूज़ इस्तेमाल करते हैं। तीन कलर्स होते हैं एक्चुअली। रेड होता है, रेड को हम लाइव वायर बोलते हैं, रेड को याद रख लेना, लाइव वायर जिसके थ्रू एक्चुअल पावर फ्लो होता है। फिर होता है ब्लैक वायर, ब्लैक हम न्यूट्रल के लिए, यहाँ पे कोई पावर फ्लो नहीं होता है। ग्रीन होता है प्रोटेक्टिव अर्थ, अर्थ क्यों हम यहाँ पे ग्रीन को क्यों हम अर्थ के लिए यूज़ करते हैं, अर्थ और ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर कभी एक्सेसिव फ्लो ऑफ चार्ज हुआ तो वो इसी ग्रीन वायर दैट मीन्स इसी अर्थ वायर के थ्रू फ्लो होगा टू द ग्राउंड ताकि ग्राउंड में डिस्चार्ज हो। ग्राउंड सबसे बड़ा कंडक्टर होता है हमारे पूरे यूनिवर्स में, सबसे बड़ा कंडक्टर जो है वो है अर्थ। आपने देखा होगा लाइटनिंग जब होती है एक्सेसिव चार्ज क्लाउड से जब आता है वो डाउन टूवर्ड्स ग्राउंड ही जाता है क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है, स्टेबिलिटी होती है। एट द एंड हर किसी चीज़ को स्टेबिलिटी चाहिए। एक्सेसिव चार्ज एट द एंड ग्राउंड तक ही पहुँच जाता है, अर्थ में ही जाता है।
अर्थ एक वास्ट प्लेस है जहाँ पे ये पूरा स्टेबल सिस्टम बन जाता है। एक्चुअली हर किसी चीज़ को एट द एंड स्टेबिलिटी ही मैटर करती है। सो जितना एक्सेस चार्ज होगा वो फिर ग्राउंड में डिस्चार्ज होगा। इस ग्रीन वायर दैट मीन्स अर्थ वायर जो अर्थ के साथ कनेक्ट होती है, और एक लाइन वो ग्रीन कलर की होती है। हमारे पास घर में 3 टाइप ऑफ वायर है, एक है रेड कलर, दूसरी है ब्लैक कलर, और तीसरी है ग्रीन कलर। याद रख लेना, लाइव है, रेड है लाइव वायर, ब्लैक है न्यूट्रल, और ग्रीन हम ग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं। 3 वायर्स होते हैं। अगर कभी कभार बहुत सारा चार्ज हमारे कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा तो वो ग्रीन वायर के थ्रू अगर लगी होगी अर्थ तो वो सीधे अर्थ में जाएगा। सो दैट इज़ वाई हमारा फिर इक्विपमेंट सेफ रहेगा, उसमें कोई डैमेज नहीं होगा। अदरवाइज इक्विपमेंट डैमेज होगा इफ़ ग्राउंड वायर इज़ नॉट प्रेजेंट देयर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे आई रूल्स, और जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है उनको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी टिल देन अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।